क्वेश्चन नंबर 270। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रिज्म भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? ठीक, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रिज्म भारतीय इतिहास में किसके क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो जो वुड्स डिस्पैच है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच 1854 में। वुड्स डिस्पैच का संबंध किस चीज़ से है? याद रखिएगा कि वुड्स डिस्पैच जो है उसका संबंध भारत में अंग्रेजी शिक्षा का, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड के इस प्रेषण के अनुसार हर प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित किए गए और 1857 में लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गए। कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारा पहला 3 यूनिवर्सिटी खुला इंडिया में, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में, वह वुड डिस्पैच के ही बेसिस पे खोला गया, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। तो कुल मिला के अगर बोला जाएगा कि वुड डिस्पैच जो है उसका संबंध किस चीज़ से है, तो वुड डिस्पैच का संबंध याद रखिए कि भारत में इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन लेके आया वुड डिस्पैच? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया 1854 में। क्वेश्चन नंबर 271। समाचार पत्र राष्ट्रगुप्त सच बताने वाले का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो राष्ट्रगुप्त नहीं होगा, राफ्तगुफ्तार होगा। क्या इसका नाम है? थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका नाम है राफ्तगुफ्तार और इसका मतलब होता है कि द ट्रूथ टेलर, मतलब सच बोलने वाला, राफ्तगुफ्तार। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी का नाम हम लोग जानते हैं, बहुत बड़े और बहुत ही ज़्यादा, अगर कहा जाए कि अगर किसी का विजन अगर बहुत बड़ा था, पीछे अगर जाके हम देखें इतिहास में, तो दादा भाई नौरोजी से बड़ा विजनरी शायद ही कोई हुआ। मतलब आज के इंडिया में जैसे इंटरप्रेनर का इतना कमी है, तो उस ज़माने के इंटरप्रेनर थे। उस समय में जब अंग्रेजी हुकूमत अपने चरम पे था, जब आदमी को दाना पानी के लिए मतलब सोचना पड़ता था, उस समय के इंटरप्रेनर थे। इनका बहुत अच्छा बिजनेस था और ये बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग उस समय बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन होने के साथ साथ समाज सुधार करते, सोशल वर्कर थे। समझिए, बिजनेस भी करते थे, सोशल वर्क भी करते थे, और कोई मतलब छोटा मोटा नहीं कि मंदिर में गए और जाके कुछ बंटवा दिए। इनका इतना बड़ा बड़ा मतलब इनका बुक वो लिखते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी गए, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बने, आगे चल गए। तो बहुत बड़ा विजन था इनका, दादा भाई नौरोजी का। समझिए कि जो ब्रेन ड्रेन थ्योरी है, जो हम लोग को समझ में उस समय नहीं आता, मतलब अभी भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि बड़ा जो नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन, वो कैसे छोटे नेशन को कमज़ोर कर रहा है, कैसे यहाँ से वेल्थ को ले रहा है, कैसे यहाँ से जो डेवलपिंग नेशन है उसका जो ऐसा माइंड है, जो उतना जो बहुत शार्प है, उसको यहाँ नहीं रहने देगा, उसको पैसा दे के खींच लेगा। तो इस तरह के थ्योरी को एक्सपोज किए थे उस टाइम में दादा भाई नौरोजी। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनका जन्म हुआ इंडिया में, कि हम लोग को इतना अच्छा गाइडेंस मिला उस समय। दादा भाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में इसको शुरू किया, राफ्तगुफ्तार। इनका एक समाचार पत्र था, न्यूज़ पेपर था, जिसका मतलब क्या होता है? द ट्रूथ टेलर। ठीक, जोरोस्ट्रियन अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, मतलब इनका ये जो था रिलीजन था, इनका पारसी थे, बाई रिलीजन पारसी थे दादा भाई नौरोजी। ठीक, इनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 272। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 31 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में पहली बार सामने यह विषय आया कि स्वराज का मतलब जनता के लिए होता है। 26 मार्च से 31 मार्च 1931 तक कराची में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष सत्र था जिसमें गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। तो 1931 में बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? कराची में हुआ। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची में हुआ। ठीक। और अध्यक्षता कौन की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बोलता है कि मौलिक अधिकार जो है और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जो है उसका प्रस्ताव कब पारित किया गया? कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में। मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव जो है कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 में पारित किया गया। 1931 का जो कराची अधिवेशन था उसी में पहली बार स्वराज का विषय उठा, स्वराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 273, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया, अर्थात पूर्वी बंगाल और शेष पश्चिमी बंगाल। तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश दिया। क्या था? पूर्वी बंगाल और शेष पश्चिम बंगाल। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से क्या हुआ? प्रभावी हुआ। इस विभाजन का हटाइए ये सब। हाँ, बंगाल विभाजन ने देश में एक सांप्रदायिक दरार पैदा करने में सफलता हासिल की। बंगाल विभाजन की वजह से क्या हुआ? सांप्रदायिक दरार पैदा हो गया पूरे देश में। और यहाँ तक कि 1906 में मुस्लिम लीग के जन्म में भी योगदान दिया। समझिए 1905 में जो घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म हो गया। ठीक। फिर 1911 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध होने के कारण विभाजन को क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया 1911 में, यानी कि 6 साल के बाद 1911 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक विरोध के कारण विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में कलकत्ता अब हो गया कोलकाता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। ठीक। 1911 में ही क्या हुआ? कलकत्ता जो है पहले राजधानी थी, तो 1911 में क्या किया गया कि कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? ठीक। तो पुलिस सुधार याद रखिएगा। पुलिस सुधार 1902-1903 जो है वह लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। ठीक। यह किसका था? यह योगदान था सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बना, नियुक्त किया गया। तो सर एंड्रयू फ्रेजर। लेकिन यहाँ से देखिए, अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में
बंगाल का 1905 में जो विभाजन हुआ तो ये उसी में हुआ, मतलब लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही हुआ, तो ये तो हो जाएगा। ठीक। और ये जो है कि कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाना, बढ़े हुए काम से निपटने के लिए बढ़ाई गई थी। ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ। तो ये दो चीज़ है। बाकी पुलिस सुधार जो हुआ सर एंड्रयू फ्रेजर, याद रखिएगा। सेना का पुनर्गठन कार्य जो हुआ 1902 से लेकर 1908 तक, उस समय भारत के कमांडर इन चीफ थे किचनर। चलिए अब यहाँ आइए। बंगाल में जो हुआ सती विनियमन कानून, मतलब सती प्रथा को जो एबॉलिश किया गया 1829 में, इसको याद रखिएगा। 1829 में 1829 में बंगाल में सती विनियमन कानून आया। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इसके लिए। ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिर से क्या क्या है इसमें। है कि पुलिस सुधार से अगर बोलेगा कि पुलिस सुधार जो है जिसमें पुलिस को यह पावर दिया गया पूछताछ करने का, किसके द्वारा ही लाया गया, तो सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक, इनके द्वारा आया। बंगाल विभाजन अगर बोलेगा किसके टाइम पे हुआ, तो कर्जन। किसके टाइम पे हुआ, कर्जन के टाइम पे हुआ बंगाल विभाजन। अगर बोले कि कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई, किसके टाइम पे बढ़ाई गई, तो ये भी हुआ कर्जन के टाइम में। अगर बोले कि सेना का पुनर्गठन कार्य जो हुआ 1902 से लेकर 1908 तक, तो उस समय भारत के कमांडर इन चीफ कौन थे, कमांडर इन चीफ उस समय कौन थे, तो किचनर। कौन थे, किचनर थे। अगर बोलेगा कि बंगाल में जो सती प्रथा विनियमन कानून आया, पहले तो ये बता दीजिए कि आया कब, तो 1829 में आया। और इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जो है क्रेडिट जो बोलेंगे कि किसको जाएगा, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 275, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक। अब इसमें देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा का विचार, अगर कोई बोले कि संविधान सभा तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि संविधान सभा का भी कोई विचार रखा होगा ना कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो इसका विचार सबसे पहले 1934 में हम लोग पढ़े थे एम.एन. रॉय। क्या पढ़े थे, एम.एन. रॉय। संवैधानिक सलाहकार भी इनको बोला जाता है। एम.एन. रॉय ने रखा था कि संविधान सभा होना चाहिए। ठीक। 1935 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गया। कैबिनेट मिशन संविधान सभा जो है वो 1935 में संविधान सभा का मांग जब उठने लगा, तो राष्ट्रीय कांग्रेस का 1935 का ये आधिकारिक मांग बन गया, ऑफिशियल डिमांड कि हमको चाहिए ही चाहिए। संविधान सभा को अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार भी कर लिया गया। 1940 में इसको स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा पहली बार अविभाजित भारत के लिए चुनी गई। सबको पता है उस समय विभाजन नहीं हुआ था, उसके पहले ही संविधान सभा का गठन हो गया था। ठीक। संविधान सभा के सदस्य उस समय प्रत्यक्ष नहीं, मतलब डायरेक्ट नहीं चुने गए थे, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से उनको चुना गया था। प्रारंभ में इसकी कुल सदस्यता 389 रखी गई थी। विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में कुल 299 प्रतिनिधि रह गए थे।
ठीक, तो इसमें वही है, इम्पोर्टेंट है, उसको रिकॉल कर लीजिए कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, अगर कोई बोला है कि संविधान सभा का विचार, मतलब कि संविधान सभा होना चाहिए, इसका विचार सबसे पहले कौन दिया, तो 1934 में कौन दिए, एम एन राय। और 1934 में विचार दिया, 1935 में क्या हो गया, कांग्रेस का ऑफिशियल डिमांड हो गया, आधिकारिक मांग बन गया। और इसको देखते हुए 1940 में अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन बना कब, 9 दिसंबर 19 सिर्फ स्वीकार करने से थोड़ी होगा, 9 दिसंबर 1946 को बना, 1935 में डिमांड हो, 1940 में परमिशन मिला कि बन जाएगा। और संविधान सभा तो ये सब पता है कि पहली बार विभाजित भारत में कहीं 1946 में ही बन गया था ना। ठीक, अप्रत्यक्ष याद रखिए कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, क्योंकि उस समय मतलब पूरा जो नॉर्मल प्रोसेस से इलेक्शन होता है वो सब हुआ नहीं था, भारत उस समय विभाजन नहीं हुआ था उस समय। ठीक, शुरू में कितना 389 सदस्य संख्या, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ तो टोटल कितना हो गया, 299 हो गए। क्वेश्चन नंबर 276, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, यह किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, जिनको बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक जगदीशपुर के एक राजघराने से इनका ताल्लुक था, जो वर्तमान में कहाँ है, भोजपुर जिले, बिहार, भारत का एक हिस्सा है। 1857 के भारतीय विद्रोह को भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता के लिए भारत का पहला युद्ध या उत्तर भारत का पहला संघर्ष कहा जाता है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 10 मई 1857। कहाँ से, मेरठ से। तो इस मान के चलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, इस फैक्ट को याद रखिएगा कि 1857 का जो क्रांति है उसका एग्जैक्ट डेट 10 मई 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ठीक, तो इसका तो रीज़न पता है कि गोला जो था उसमें इनफील्ड राइफल जो था उसकी वजह से हुआ। उसका जो बारूद रहता था उसमें चर्बी का यूज होता था, उसका बाहर जो कवरिंग था उसमें सूअर और गाय का चर्बी का यूज होता था, इससे हिंदू मुसलमान दोनों को झटका लग गया। तो बाबू वीर कुंवर सिंह किस चीज़ के लिए, बिहार में अगर बोलेगा कि कौन थे 1857 क्रांति के नेता कौन थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे। वर्तमान में कहाँ है, भोजपुर में है, बिहार में। चलिए, कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857 को मेरठ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय। क्या नाम था राजा राम मोहन राय को, आधुनिक भारत का पिता। ठीक, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और अतीत और भविष्य के बीच सेतु के रूप में जाना जाता है। ठीक, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और अतीत और भविष्य के बीच में सेतु के रूप में जाना जाता है। और यही थे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय ने बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया बंगाल में। ठीक, राजा राम मोहन राय ने ही देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म सभा का शुभारंभ किया। ठीक, तो अभी जो है ब्रह्म समाज कौन किए, राजा राम मोहन राय। किसका हेल्प लिए, देवेंद्रनाथ टैगोर।
राजा राम मोहन राय ने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर ब्रह्म सभा का शुभारंभ किया। संवाद कौमुदी याद रखिए कि क्या था, एक समाचार पत्र। ये भी किसके द्वारा शुरू किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। समाचार पत्र का नाम था संवाद कौमुदी, शुरू किया गया। और राजा राम मोहन राय ने ही मीरातुल अखबार नामक एक फारसी समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। ठीक, मीरातुल अखबार। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म सभा राजा राम मोहन राय, किसके साथ मिलकर, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का भी नाम मत भूलिएगा, आगे चल के फिर टूट भी गया था। तो ब्रह्म सभा। आत्मीय सभा कौन की, राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज तो ही, आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के बीच में सेतु, राजा राम मोहन राय। इनका कंट्रीब्यूशन मतलब आउटस्टैंडिंग है। इतना बड़ा सोशल वर्कर, बहुत बड़ा सोशल वर्कर थे। देख नहीं रहे क्या क्या, कितना इनका कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए इनको इस तरह का टाइटल से नवाजा गया, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। अब देखिए यहाँ पे 1830 में वह मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए, जिन्होंने उन्हें विलियम के दरबार में राजा की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 278, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में लड़ा गया। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845-1846 में लड़ा गया। यह युद्ध ब्रिटिश पक्ष से लड़ा और जीता गया। ठीक, ब्रिटिश से जीत लिए थे। इस युद्ध का परिणाम 9 मार्च 1846 को हस्ताक्षरित लाहौर की संधि नामक एक शांति समझौता के साथ हुआ। लाहौर की संधि लॉर्ड हार्डिंग और 7 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह के बीच में हुआ। ठीक, 1848-49 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जो पंजाब के अंत और सिख साम्राज्य के अंत के साथ समाप्त हुआ। ठीक, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अगर बोलेगा कि कब हुआ, कब हुआ, 1845-46, 45-46 में हुआ सबसे पहला। ठीक, और इसमें जो है 9 मार्च 1846 को एक लाहौर का संधि साइन किया गया, शांति समझौता जिसको बोलेंगे, लाहौर का संधि पहले आंग्ल सिख युद्ध में हुआ। और देखिए कि लाहौर का संधि जो है लॉर्ड हार्डिंग और मात्र 7 वर्ष के थे महाराजा दिलीप सिंह, तो उन दोनों के बीच में हुआ लाहौर का संधि 1846 में। इसके तुरंत 2 साल के बाद 1848-49 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जो पंजाब के अंत और सिख साम्राज्य के अंत के साथ समाप्त हो गया। मतलब दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में पूरा का पूरा क्लियर हो गया मैटर, ब्रिटेन जीत गया, सिख साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, पंजाब का अंत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 279, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। अभी हम लोग पढ़े थे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। तो जिसमें हम लोग को मिला द ड्रेन थ्योरी। अभी हम लोग बोले थे ना कि ब्रेन ड्रेन कैसे कर रहा है, डेवलप्ड नेशन जो है कैसे ब्रेन ड्रेन करता है, कैसे पैसा लेता है डेवलपिंग नेशन से। द ड्रेन थ्योरी इसी बुक में दादा भाई नेहरू के द्वारा दिया गया। तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नेहरू। और इसी बुक में इन्होंने बताया द ड्रेन थ्योरी, जो बहुत पॉपुलर हुआ आगे चल के। अभी हम लोग पढ़े थे कि नेहरू को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है।
ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी, ये भी पता है। नौरोजी ने क्रमशः 1865 और 1866 में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में मदद की। याद रखिएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी, क्या नाम है, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूछ देगा एकदम, दिमाग में रखिएगा ये सब। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, इसकी स्थापना में क्या करी, मदद करी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1886 में, मतलब 1 साल के बाद, जब कांग्रेस बना 85 में, उसके 1 साल के बाद फिर बने 93 में और फिर बने 1906 में। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 86 में, 93 में और 1906 में। नौरोजी 1885 में बमनो प्रेमिस के उपाध्यक्ष बने, बमनो प्रेमिस के उपाध्यक्ष बने 1885 में। ठीक, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन में स्थापना में मदद किए। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य, सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाके बैठ गए, समझ जाइए। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ड्रेन थ्योरी। आज एक क्वेश्चन नंबर 280, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें पहले तो देखिए कि 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। ठीक, 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। अन्य सदस्य थे इसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत, कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर, BL मित्तर, MD सददुल्ला और D खेतान। संविधान की रूपरेखा तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने लगे और 17 दिन। संविधान की रूपरेखा तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीना और 17 दिन लगे। ठीक, इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, संविधान बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अब आ जाइए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019। अब है हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019, क्वेश्चन नंबर 281। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। यह निर्णय लिया गया था 2 जनवरी 1930 को। उस दिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी के द्वारा एक पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा का मसौदा तैयार किया गया था। ऐसे हमको लगता है कि गलत है। 26 जनवरी 1930 जो है, मतलब तत्कालीन कारण ही रहा होगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये तत्कालीन कारण रहा होगा। लेकिन इसका अगर हम लोग पास्ट देखेंगे ना, तो 1929 में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। ठीक, उसमें अनाउंस किया गया था JL नेहरू के द्वारा, पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था कि 26 जनवरी तक पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। तो इसीलिए डेट इम्पोर्टेंट है 26 जनवरी। तो कांग्रेस तत्कालीन कारण रहा होगा, मतलब ये ऑलरेडी हो गया था, इसके बाद ऐसे हुआ होगा।
कि महात्मा गांधी के द्वारा एक पूरा मसौदा तैयार किया गया होगा, 2 जनवरी 1930 को अनाउंस किया गया होगा कि हाँ इसको कंफर्म करना है, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया होगा। लेकिन अगर इसके पास्ट में जाएंगे तो इसका रीज़न यही रहा था, रावी नदी के तट पर अनाउंस किया गया था 1929 में ही कांग्रेस अधिवेशन में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 282, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, और इस पर एक लेख लिखा। लेख का क्या नाम था कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा लिखित यह एक निबंध है, एक ऐसे है। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा लिखित एक निबंध है। यह निबंध उनके धार्मिक मित्रों के लिए एक उत्तर था जो सोचते थे कि भगत सिंह अपनी घमंड के कारण नास्तिक बन गए हैं, तो वही लिखे थे कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 में। क्वेश्चन नंबर 283, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च करी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के दांडी गांव के तटीय क्षेत्र तक नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में एक ऐतिहासिक नमक मार्च का आयोजन किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के दांडी गांव के तटीय क्षेत्र तक किस लिए किया गया, तो नमक पर जो अंग्रेज टैक्स ले रहे थे उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में किया गया। इस महत्वपूर्ण मार्च को दांडी मार्च या नमक मार्च के रूप में जाना जाता है। इसे दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसे दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक मार्च एक 24 दिवसीय नमक मार्च का आयोजन था जो हिंसक प्रकृति का था। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 284, हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक राजद्रोही विषय के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया। पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजद्रोही विषय के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने यह पुस्तक अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी तब जब वह 13 नवंबर से 22 नवंबर 1909 के बीच एसएस किल्डोनन कैसल पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 285, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। जो बंगाल विभाजन अनाउंस हुआ उसके अगेंस्ट में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट था। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित बैठक में इसकी औपचारिक उद्घोषणा हुई। ठीक। स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित बैठक में इसकी औपचारिक उद्घोषणा हुई। इसका सुझाव कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी ने 1905 में ईस्वी में दिया। इस आंदोलन में स्वदेशी के नेताओं ने सरकारी सेवा, अदालत, स्कूल और कॉलेज तथा विदेशी वस्तुओं के प्रचार के बहिष्कार, स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने की अपील की। इसीलिए यह न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक आंदोलन भी था। ठीक। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया।
7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में आयोजित बैठक में इसकी औपचारिक उद्घोषणा भी हुई। इसका सुझाव कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी ने 1905 ईस्वी में दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 286, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ये हम लोग पढ़े हैं ना। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता कहाँ, मतलब इंडिया में नहीं, ब्रिटेन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य भी रह चुके हैं और इंडियन हैं, कांग्रेसी हैं। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नेहरूजी। ठीक, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाने वाले दादा भाई नेहरूजी ने यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य सांसद के रूप में कार्य किया। वह ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे। वह एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के आलोचक भी थे। मतलब भारतीय थे और राष्ट्रवादी तो थे ही, भारत में ब्रिटिश राज का जो आर्थिक नीति था उसके बहुत बड़े आलोचक थे, बहुत उसको क्रिटिसाइज करते थे। जहाँ जहाँ ब्रिटेन गलती करता था तो उसको क्रिटिसाइज भी करते थे। इनके पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। के माध्यम से उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत बहुत इनका पॉपुलर हुआ। ठीक, जिसने ब्रिटेन के लाभ के लिए 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सदस्य भी रहे हमारे दादा भाई नेहरूजी। तो अगर पूछ जाए कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कौन किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। फिर 28 दिसंबर 1885 के बाद स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ विलय हो गया और 1886 में नेहरूजी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ विलय हो गया। और हम लोग पढ़े ना कि टोटल 3 बार बने थे दादा भाई नेहरूजी कांग्रेस के अध्यक्ष। एक बार 1886 में, फिर शायद 93 में और फिर 1906 में, 3 बार। ठीक।